जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे सचिन जीएस बिंदु चैनल पर आज हम लोग नेशनल करंट अफेयर को डील करेंगे जो सितंबर माह का होगा और केजीएस नोट से लिया गया ये चीज़ है। ठीक है, पहला जो हम इसमें देखेंगे राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के करंट अफेयर्स देखेंगे। फिर हम इकोनॉमी के करंट अफेयर देखेंगे, इकोनॉमी के देखेंगे। फिर तीसरा में हम देखेंगे आपका ज्योग्राफी, जियो का करंट अफेयर होगा। और फिर हम इन्वायरमेंट के करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, ये चारों सेक्शन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम सितंबर माह के देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। आइए, पहला करंट अफेयर्स है आपका परिसीमन आयोग के बारे में। तो हम जानते हैं परिसीमन आयोग क्या करता है। ये संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के तहत एक संवैधानिक आयोग है। ठीक है, हम क्या करते हैं परिसीमन आयोग से, हम चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करते हैं। आपको पता होगा कि 84वां संविधान संशोधन के तहत 2001 में क्या किया गया था, परिसीमन आयोग का जो भी चुनाव क्षेत्र का वृद्धि है जनसंख्या के आधार पर, उसे क्या किया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो प्रतिबंधित कर दिया गया था। अभी 2025 साल में के बाद यानी 2026 आने वाला है, इसके कारण परिसीमन आयोग चर्चा में है। तो ये न्यूज़ इसलिए आया है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय कह रहे हैं कि परिसीमन आयोग द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे, अगर वो संविधान के विपरीत पाया गया, किसके विपरीत, संविधान के विपरीत पाया गया, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका भी समीक्षा कर सकते हैं। परिसीमन आयोग के निर्देशों की समीक्षा करने की बात कही गई है। तो इसमें खबर ये है, सर्वोच्च न्यायालय ने परिसीमन आयोग के आदेशों यदि उन्हें मनमाना या संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन बताया जा रहा है तो उनकी समीक्षा क्या कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है। इसका अनुच्छेद 82 और 71 के तहत संवैधानिक अधिकार दिया गया है। और हम देखते हैं परिसीमन आयोग की जो संरचना है, नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, चुनाव आयोग का सहयोग भी इसमें होगा। इसमें क्या हो इम्पोर्टेंट आपका ये है, 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। ये 1952 में, 1962 में, 1973 में और 2002 में। ठीक है, परिसीमन आयोग के बारे में आप इतना ज़रूर याद रखेंगे, 1952, 1962, 1973 और 2002, इन 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, जो मुख्यतः चुनाव के क्षेत्रों का परिसीमन करती है। हम जानते हैं कि 10 लाख लोगों पर अभी एक प्रतिनिधि है, तो इसमें बढ़ाने की आवश्यकता है कि क्या है, तो इसका जो भी निर्णय होगा परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाएगा, जो संविधान के आपके समीक्षा के अधीन है, सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा के अधीन है, सॉरी। ठीक है, हम देखते हैं आगे क्या है। आगे मिशन कर्मयोगी। तो दोस्तों मिशन कर्मयोगी संबंधित है आपका सिविल सेवकों से। सिविल सेवक जो होते हैं, जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के माध्यम से सिलेक्ट होते हैं, इसमें क्या किया गया, कर्मयोगी के तहत 2 पोर्टल लॉन्च किए गए, अमृत ज्ञान कोश पोर्टल और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल। इसमें क्या किया जाएगा, इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और अधिक दक्षता इनके बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि केस स्टडीज़ के मामले में इनका पकड़ कमज़ोर है। तो केस स्टडीज तक पहुँच बनाने के लिए साझा शिक्षा संसाधन नॉलेज, ठीक है, इस हिसाब से इनका पोर्टल में ये चीज़ दिया जाएगा। दूसरा है फैकल्टी विकास पोर्टल। तो इसका उद्देश्य है कि सिविल सेवकों को बेहतर ज्ञान प्रदान करने के लिए चिकित्सकों और संकायों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, चिकित्सकों और संकायों को प्रशिक्षित प्रदान किया जाए। ठीक है, तो हम जानते हैं कर्मयोगी किससे संबंधित है, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण संबंधित है। इसमें 2 पोर्टल हैं। 2 पोर्टल कौन कौन से हैं, एक है अमृत ज्ञान कोश पोर्टल, दूसरा है फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब अर्थव्यवस्था करंट अफेयर की ओर हम बढ़ते हैं। एनपीए की बात की गई है दोस्तों, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मेंस एसेट, एनपीए। हम जानते हैं एनपीए इकोनॉमिक्स का एक टर्मिनोलॉजी है, जिसके तहत क्या किया जाता है, हम बैंक जो भी लोन देती है, ठीक है, लोन देती है तो वो एक अकाउंट बनाती है जिसको हम कहते हैं विशेष उल्लेख खाता, एसएमए अकाउंट बनाती है। इसमें वो ये अपना एंट्री मारती है कि जो भी हम लोन दिए वो रिकवर कितना हुआ है, एक करंट अफेयर इसलिए न्यूज़ में आया है कि बजट में बताया गया 25-26 जो 24-25 का बजट था, उसमें बताया गया है कि ये 2.9% तक ये हुआ है। ठीक है, 25-26 में बताया गया बेसिकली ये, लेकिन एनपीए अभी न्यूज़ में था इसलिए इसके लिए इसका करंट अफेयर बना है, जो आपको जानने का ज़रूरत है। ठीक है, एनपीए देखते हैं क्या है। एनपीए 90 दिनों की अवधि का बकाया होता है। ठीक है, 90 दिनों की अवधि के बाद अगर वो जो ऋण है वो वापस नहीं आया तो उसे एनपीए मान लिया जाता है। एनपीए के प्रकार, एसएमए के प्रकार देखते हैं क्या है। एक एसएमए 0 होता है, एसएमए 0। ठीक है, एसएमए 0 होता है। इसमें क्या होता है कि
तक अगर बकाया नहीं आया तो इसमें लिखा जाता है। SMA 1 होता है 31 से 60 दिन का, SMA 2 61 से 90 दिनों का होता है, और SMA NF जो मतलब मान लिया जाता है कि वापस आना बहुत मुश्किल है, उसको NF में डाल देते हैं। अब NPA के प्रकार होते हैं, ये SMA के प्रकार थे, ठीक है। जो खाता होता है इस 4 तरीके का खाता होता है। NPA कितने कितने प्रकार के होते हैं। पहला अवमानक परिसंपत्ति, मतलब जो परिसंपत्ति है, जो एसेट्स है, वो 12 माह से क्या है, कम है, ऋण दिए हुए 12 माह से कम हुए, तो उसको हम क्या मानते हैं, अवमानक मानते हैं, ठीक है। और जब ये 12 माह यानी 1 साल से अधिक हो जाता है तो संदिग्ध मानते हैं, मतलब कि ये शायद ही आएगा, ये आने का संभावना कम हो जाता है तो संदिग्ध मानते हैं, ठीक है। और हानि परिसंपत्ति मतलब कि मान लिया जाता है कि ये हमारा लॉस हो चुका है, मतलब संभावना बिल्कुल 0 हो चुकी है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, हानि परिसंपत्ति कहते हैं। तो NPA के बारे में आप याद रखेंगे। अब बताया गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आपको पता होगा मुद्रा योजना, मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, मुद्रा का फुल फॉर्म होता है आपका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। क्यों, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2015 में इसको प्रारंभ किया था। इसके तहत हम लोन देते हैं, MSME इसको क्या करते हैं, लोन देते हैं। इसमें कितने प्रकार के लोन हैं, इसमें हम देखेंगे तो 3 प्रकार, एक शिशु हो गया, किशोर हो गया, और एक तरुण हो गया दोस्तों। शिशु में कितना, हम 50,000 तक का लोन देते हैं, 50,000 तक का लोन, ठीक है, शिशु में। और किशोर में हम क्या करते हैं, 50,000 से 5 लाख, 50,000 से क्या करते हैं, 5 लाख तक का लोन देते हैं। आप देखेंगे 25-26 में क्या किया गया, बजट 25-26 में इसको 5 लाख से कितना, 10 लाख की जगह कर दिया गया है आपका 20 लाख, ठीक है, 20 लाख कर दिया गया। जो इम्पोर्टेंट है, तरुण श्रेणी में इतना लोन मिलेगा MSMEs के लिए, क्योंकि भारत के विकास इंजन के रूप में MSME काम करता है, ठीक है। तो MSME के लिए मुद्रा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे मुद्रा योजना के बारे में। अब NPS वात्सल्य क्या है, तो वात्सल्य एक क्या है कि ये जो NPS यानी नेशनल पेमेंट स्कीम है, NPS, इसके तहत एक खाता खोला जा रहा है, किसके लिए, बच्चों के लिए, जो उसके अभिभावक हैं या उसके कोई बड़े हैं या उसके कोई रिश्तेदार हैं, अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, वात्सल्य खाता खोल सकते हैं। इसमें वो क्या करेंगे, 18 साल के कम उम्र तक क्या करेंगे, वो इन बच्चों के लिए पैसे इस अकाउंट में डालेंगे, और जब ये परिपक्व हो जाएंगे यानी 18 साल के हो जाएंगे, उसके बाद इन्हें ये रुपया पेंशन के रूप में मिलेगा, ठीक है। NPS में चला जाएगा ये, NPS में जाने के बाद क्या मिलेगा, ये पेंशन के रूप में बच्चों को मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये खबर अच्छी है और आपको ये जानना भी चाहिए, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे और जिम्मेदार नागरिक है भारत के। इसमें देखते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री क्या बोल रही है, राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत NPS वात्सल्य नामक नई पेंशन योजना की घोषणा की गई है। NPS वात्सल्य माता पिता या अभिभावकों को अपने नाबालिग बच्चों के लिए खाता खोलने की अनुमति देता है, ठीक है। ये जो नागरिक है वो कहाँ के हो सकते हैं, NRI भी हो सकते हैं, या आपका भारतीय नागरिक तो होगा, NRI होगा, या ओवरसीज नागरिक होंगे। यहाँ नाबालिग बच्चों के लिए NPS वात्सल्य खाता खोलने के पात्र हैं। ये जो है NRI हैं, OCI हैं, और ये क्या है, ये भी पात्र हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, मैंने आपको बता दिया। इसमें है कि ये किसके अंदर नियमित है, तो ये पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के अंतर्गत ये आता है। केंद्र सरकार द्वारा विनियमित एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त निवेश है, ठीक है, सेवानिवृत्त निवेश है। ये 2004 में NPS आया था, नेशनल पेमेंट स्कीम। इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु के निवासियों को और अनिवासी भारतीयों NRI को इसमें शामिल किया गया, यानी अकाउंट खोलने के लिए परमिशन दिया गया है। NPS वात्सल्य याद रखेंगे, 18 साल से कम 18 वर्ष तक नहीं हो जाता है, उसके बाद उसको क्या मिलता है, पेंशन के रूप में उसको जो माता पिता उनको पैसा जमा किए वो मिलता है, ठीक है। अब सेबी के बारे में देखते हैं, तो सेबी तो आप लोग जानते होंगे सेबी क्या होता है। सेबी एक स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक नियामक एजेंसी है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए। 1988 में इसको कार्यकारी प्रस्ताव से इसका स्थापना किया गया था, कार्यकारी प्रस्ताव से। उसके बाद 1992 में क्या किया गया, इसको अधिकार दिया गया, इसको वैधानिक अधिकार दिया गया 1992 में। ये क्या संवैधानिक नहीं है, क्योंकि इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। इसको एक्ट के माध्यम से 1992 में पारित करके इसको वैधानिक अधिकार दिया गया, किसको, सेबी को। अभी सेबी के अध्यक्ष कौन है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। इसमें बताया गया सेबी के बारे में कि स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेट करता है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। 4 क्षेत्रीय इसके कार्यालय भी हैं, अहमदाबाद, कलकत्ता। कहाँ अहमदाबाद, कलकत्ता। तो ये देखेंगे कि अहमदाबाद, कलकत्ता, और आपका ये चेन्नई हो गया, और आपका हो गया दिल्ली, ठीक है। 4 जगह इसके
कार्यालय है अहमदाबाद, कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली। ठीक है, आप सेबी के बारे में याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है शाखा है अभी सेबी भी अभी न्यूज़ में घोटाला भी हुआ है यहाँ पे। देखते हैं आगे। पुरंदर अंजीर देखिए क्या है, ये एक रेडी टू ड्रिंक एक जूस के तरह है। इसको ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि पहले जीआई टैग पड़ा एक जूस है जिसको पोलैंड में क्या किया गया, पोलैंड में निर्यात किया गया, पोलैंड में इसको निर्यात किया गया, इसलिए ये न्यूज़ में। इसको जीआई टैग कब मिला था? 2016 में मिला था, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, 2016 में जीआई टैग मिला था पुरंदर अंजीर को। ये क्या है हम देख लेते हैं, क्यों न्यूज़ में अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। हाल ही में अपेड़ा यानी कृषि प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपेड़ा ने पोलैंड को, ठीक है, पुरंदर अंजीर से बने भारत के पहले, ये इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले रेडी टू ड्रिंक अंजीर जूस को निर्यात की सुविधा प्रदान की है। ठीक है, यही आपको याद रखना है बस। पुरंदर जूस को क्या किया गया है, इसको निर्यात किया गया पोलैंड में, अपेड़ा द्वारा इसको किया गया है। ठीक है, 2016 में इसको क्या मिला था? जीआई टैग मिला था। ये अपने आकार, मीठे स्वाद और पोषण लाभों के लिए जानी जाती है। अब महाराष्ट्र के पुणे जिले में क्या होता है, इसका खेती किया जाता है, मुख्य रूप से इसकी खेती होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों पुरंदर अंजीर के बारे में। अब देखते हैं आगे हम भूगोल से संबंधित करंट अफेयर देखते हैं। हमको पता है कि केरल में हाल ही में भूस्खलन आया था, वायनाड में। ठीक है, वायनाड में भूस्खलन आया था, जो राहुल गांधी का चुनाव क्षेत्र भी है, आपको पता होगा इसके बारे में। 30 जुलाई को ये आया था। ठीक है, करंट अफेयर के हिसाब से 30 जुलाई को आया था। ठीक है, अब हमको ये जानना है कि भूस्खलन आता है क्यों, पूछ देगा भूस्खलन कैसे आता है, तो ये आपको जानना होगा कि भूस्खलन आता है क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगता है किसी सरफेस पे। ठीक है, और वहाँ पे जो भारी वर्षा की भूमि है, भारी वर्षा होती है उस भूमि पे, और वहाँ का मृदा जो है क्षरण कर जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगने लगता है। ठीक है, और यहाँ पे, और इसके कारण यहाँ की जो भी सतह है वो नीचे की ओर धंसने लगती है, तो इसको भूस्खलन कहते हैं। भ्रंशन भी आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, भ्रंशन कैसे होता है वो अलग विषय है। ठीक है, भूस्खलन देख लेते हैं। भूस्खलन से पड़ा किसी ढलान से नीचे की ओर चट्टान, मिट्टी या मलबे का वृहद पैमाने पर खिसकना। ठीक है, ये अचानक या लंबे समय तक धीरे धीरे घटित हो सकता है जब किसी ढलान पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, किसी ढलान पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल ढलान के प्रतिरोध बल, यानी इसमें जो बल लग रहा है प्रतिरोध बल से अधिक हो जाए, मतलब ये अधिक हो जाए, ये कम हो जाए, तो क्या होगा कि ढलान क्षतिग्रस्त हो जाएगा और भूस्खलन घटना घटित हो जाएगी। ठीक है, इसके कारक क्या क्या हैं? मैंने बताया कि भारी वर्षा से भूमि जलमग्न हो जाना, किसी ढलान के आधार पर क्षरण होना, अपक्षय के माध्यम से, अपक्षय वेदरिंग मतलब टूटे फूटे कणों का नदी द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देना, जमा देना, वो क्या होता है? अपक्षय होता है। ठीक है, अपक्षय के माध्यम से पदार्थों का मजबूती में परिवर्तन। ठीक है, यहाँ का जो जहाँ ढलान का है, जहाँ पे स्थिति है और गुरुत्वाकर्षण भी है, और यहाँ का जो कंकड़ पत्थर है अपक्षय के माध्यम दूसरी जगह चला जाता है, यहाँ खाली हो जाता है, यहाँ पे का प्रतिरोध बल कमजोर हो जाता है, जिसके कारण भूस्खलन घटना देखने को मिलती है। आपको ध्यान रखना है भूस्खलन कैसे होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार देखना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार इसके क्या हैं, इसके तो हम लोग स्लाइड कहते हैं, जो स्लाइड के माध्यम से आता है। ठीक है, फिर प्रवाह, ट्रॉपल, ये सब आप देख लेंगे। ठीक है, वायुमंडलीय नदी क्या होती है, इसका अध्ययन अभी वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है, इस पर क्या होता है कि प्रकाश डाला है वैज्ञानिकों ने कि जलवायु परिवर्तन से वायुमंडलीय नदी में वृद्धि होगी और दुनिया भर में अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन घटना बढ़ेगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है ये कि जो 35 वर्षों में जो अभी तक जितने भी बाढ़ आए हैं, जैसे भी बिहार में भी देखने को मिला है बाढ़, तो उसका कारण क्या है? उसका वायुमंडलीय नदी 70% कारण है उसका। ठीक है, वायुमंडलीय नदी कितना परसेंट कारण है दोस्तों? 70% उसका कारण है। तो हम क्या करेंगे, वायुमंडलीय नदी के बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या होता है, और ये पूछ भी सकता है कि वायुमंडलीय नदी क्या होता है, क्योंकि नदी तो हमेशा हम देखते हैं कि नदी स्थल पर होती है, लेकिन ये वायुमंडलीय नदी है। ठीक है, तो हम देखते हैं वायुमंडलीय नदी, जिन्हें उड़ती नदियाँ कहते हैं। कितना अच्छा शब्द, उड़ती नदियाँ कहते हैं। वायुमंडल में केंद्रित नमी के संकीर्ण गलियारे होते हैं। ठीक है, वायुमंडल में जो नमी होता है उसका गलियारा होता है क्या? वायुमंडलीय नदी, इसको उड़ती नदियाँ कहते हैं। आकाश में बहने वाली नदियाँ स्थलीय नदियों का जितना पानी रखती है, पानी ले जा सकती है। ठीक है, ये 2000 किलोमीटर लंबा, 500 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 3 किलोमीटर गहरा होता है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल लगता है। अब आगे देखते हैं कि ये क्या है। ये आसमान से बहने वाली नदी भी इसको कहते हैं। इसमें जो जल वाष्प है, जो मध्य अक्षांश में, जो भी मध्य अक्षांश है अपना, वहाँ पे जो बहता है ये, तो जल वाष्प है उसका 90% तक ये रखता है। इसको कितना? 90% तक ये रखता है। ये आपको याद रखना है। ये कुछ तथ्य हैं इसके वायुमंडलीय नदी को जो आपको याद करने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसका अध्ययन हुआ है। अमेजॉन
के सामान्य प्रवाह से लगभग 2 गुना है ये, ठीक है। आप इसको देखेंगे क्या होता है। अब बोल्सेना झील का इसमें बताया गया, बोल्सेना झील। तो बोल्सेना झील हमको पता है कि कहाँ है, इटली में। बस यही याद रखना है, बोल्सेना झील में क्या हुआ कि लौ युग की एक प्राचीन मिट्टी की मूर्ति मिली है। आपसे यही पूछा कि बोल्सेना झील, हाल ही में खबरों में रहा बोल्सेना झील कहाँ है, तो ये कहाँ है, इटली में। बस और कुछ नहीं है इसमें। वही सिवलुज ज्वालामुखी भी वही है, ये रूस में कमचटका पठार आपको पता है, प्रायद्वीप है कमचटका, प्रायद्वीप कमचटका क्या है, प्रायद्वीप है। और यहीं पे आपका है ये सिवलुज ज्वालामुखी, जहाँ पे अभी भूकंप देखा गया है, ठीक है। भूकंप के बाद सिवलुज ज्वालामुखी विश्व भूकंप हुआ है 7.0 का, कहाँ, कमचटका, यहाँ पे होगा ही, क्योंकि ये प्लेटों के किनारे में स्थित है। यहाँ पे प्लेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कमचटका का प्रायद्वीप है, तो यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, यहाँ पे आया है क्या, भूकंप। इससे क्या हुआ है कि इसमें विस्फोट होने लगा है। तो कहाँ है सिवलुज ज्वालामुखी कहाँ है, तो हम रूस में है। बस यही याद रखना आपको, रूस में क्या, सिवलुज ज्वालामुखी। आगे देखते हैं पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर। ग्रीन क्लाइमेट फंड, हाल ही में ग्रीन क्लाइमेट फंड ने विकासशील देशों के कई परियोजनाओं को मंजूरी, जिसमें भारत का एक FMAP यानी वित्त समन्वय और अनुकूलन परियोजना भी शामिल है, ठीक है। FMAP के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने क्या किया है, विकासशील देशों के जो भी परियोजना है पर्यावरण संबंधित, उसको मंजूरी देने का काम किया है। तो FMAP भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की एक पहल है। पहला क्वेश्चन इसका यही है कि किसकी पहल है, सिडबी की पहल है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ऊर्जा भंडारण, ठीक है, एनर्जी जो स्टॉक है, ई मोबिलिटी जैसी परियोजनाओं के लिए MSME को ऋण देने का प्रस्ताव है। तो FMAP क्या करता है, FMAP जो भी आपकी MSME है जो क्या करती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और ऊर्जा स्टॉक, ऊर्जा भंडारण, ये सब पर काम कर रही है, उनको क्या करता है, ऋण देता है, ठीक है। ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, यही आपको जानना है कि FMAP क्या है, यही पूछेगा। तो MSME क्या करता है, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और क्या करता है, ऊर्जा देता है। तो आपको आगे इसके बारे में जानना होगा थोड़ा, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड दुनिया का सबसे बड़ा समर्पित जलवायु कोष है। पहला क्या है, जलवायु कोष है। तो जलवायु कोष है, तो ये जलवायु कोष के लिए सबसे ज़्यादा कौन है, UNFCCC, इसका 1992 में गठन किया गया था, ठीक है। और जो ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010 में जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC कानकुन समझौता के तहत की गई थी। तो इसका कौन सा समझौता है, कानकुन समझौता। कौन सा, कानकुन समझौता के तहत किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और पता है हमको कि UNFCCC 1992 में एजेंडा 21 या पृथ्वी सम्मेलन भी इसको कहते हैं, एजेंडा 21 या पृथ्वी सम्मेलन के तहत इसका गठन किया गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या बताया, बस यही चीज़ है इसमें कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है उसको मंजूरी दे दिया है FMAP को, जो सिडबी के अंतर्गत आता है। और ये MSME को ऋण देती है, क्यों देती है भाई, क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, ई मोबिलिटी जैसी परियोजनाओं पर खर्च कर सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण जो भारत का हुआ था, ये यूरोपीय संघ का एक पहल है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में इसका जो है उसका विरोध किया गया है, इसका भावना के विरुद्ध पेरिस समझौते के बताया गया। ये लोग क्या बोलता है यूरोपीय संघ वाला, कि जो भी हम आपसे जो वस्तु मंगवा रहे हैं और उस वस्तु के निर्माण में, उस वस्तु के क्या निर्माण में जितना भी कार्बन उत्सर्जित हुआ है, उसका जो पैसा है, रुपया है, वो आपके इससे समायोजित होगा, किससे, CBAM से, ठीक है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र से समायोजित होगा। उसके बाद आपको पेमेंट किया जाएगा। तो ये है, इसी का विरोध किसने, भारत ने किया है अपने आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के तहत। अब देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है, आप उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यूरोपीय संघ में आयात किए जाने वाले सामानों में शामिल कार्बन उत्सर्जन पर एक कीमत लगाने के लिए बनाया गया एक नीतिगत उपकरण है, ठीक है। ये देश अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं। 20 देशों का समूह है, आपको पता है 1993 में EU का गठन हुआ था, ठीक है। 20 देश हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये आपको इसके बारे में भी जानना जरूरी है। 20 देश हैं, इसमें यूरोपीय देश हैं, जो बोल रहे हैं कि जो सामान आयात होगा अलग अलग देशों से, उसमें क्या करेंगे, जितना भी कार्बन का उत्सर्जन हुआ है उसको बनाने में उसका पैसा काटेंगे, बस यही कर रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आयातित सामानों पर भी वही कार्बन लागत लगे जो यूरोपीय संघ के भीतर उत्पादित सामानों पर लगती है, ठीक है। इससे वैश्विक उद्योग को अपना कार्बन पदचिह्न कम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यूरोपीय संघ में शामिल वस्तुओं के आयातों पर अपने उत्पादों में निहित उत्सर्जन के अनुरूप
जो CBAM प्रमाण पत्र खरीदने के लिए आवश्यक करा गया है। ठीक है, ये लोग अपना दादागिरी करते रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, ये बता ही दिए, सब क्लियर ही हो गया। देख लो EU के बारे में दिया भी है। ठीक है, 1993 में गठित हुआ है। मॉस्ट्रिच संधि के तहत गठित किया गया था। ब्रुसेल्स में इसकी प्रशासनिक राजधानी है। सदस्य कितना 27 देश है इसमें। ठीक है, नवीनतम सदस्य को क्रोएशिया को बनाया गया है और मुद्रा यूरो है। ठीक है, भाषा कितना है 24 भाषा है। कितना भाषा है दोस्तों 24 भाषा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसको 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? नोबेल पुरस्कार यूरोप के 27 जो कुराफात देश हैं उसको सबको एक करके रखा हुआ है। ठीक है, और अपना जितना भी ये लोग करता है अपने हिसाब से सीमा शुल्क कम करके व्यापार वगैरह। भारत का भी अभी मुक्त व्यापार समझौता हुआ है यूरोपीय संघ से। तो आगे देखते हैं वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट तो किसके द्वारा निकाला गया है, पहले ये देख लें। वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट पूछ देगा डायरेक्ट किसके द्वारा निकाला गया, तो FAO के द्वारा। ठीक है, FAO के द्वारा निकाला गया। खाद्य एवं कृषि संगठन इसका कहाँ है मुख्यालय? इटली में मुख्यालय। ठीक है, FAO का मुख्यालय कहाँ? इटली में मुख्यालय। ये 2024 में जो रिपोर्ट निकाला ये कह रहा है ना, जो 1990 से 2002 तक जो भी वन का कटाई हुआ है, 1990 से 2002 तक जो भी वन का कटाई हुआ है वो हुआ था 15.8 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, लेकिन जो 2015 से 20 के बीच हुआ है तो ये कितना हुआ है? 10 मिलियन हेक्टेयर हुआ है। तो इसमें कमी आई है, यही कह रहा है। किया यही लोग कर रहा कि हम लोग क्या किए थे 90 से 2002 में ज़्यादा किए थे। अब 2015 से 20 तक जो ये लोग अब विकसित हो चुके हैं ना, अब विकसित हो चुके हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट निकाल रहे हैं, हम लोग को बता रहे हैं ये चीज़। ठीक है, अब देख लें ये रिपोर्ट 2020 में अधिक वन लगभग 4 मिलियन हेक्टेयर था, 31%। अभी जो पूरे पृथ्वी में वन है वर्ष 2020 में वैश्विक वन लगभग 4.1 मिलियन हेक्टेयर था। वैश्विक वन पृथ्वी पर कब? 2020 में 31% छोड़ा है। ठीक है, अपने कह रहा है कि हमारा देश में 33% होना चाहिए, 31% छोड़ा है। और क्या कह रहा है ये 54 और जो भी 31% में से जो भी विकसित देश हैं जो लूट चुके हैं और अपने आप को अब बता रहे हैं कि हम पर्यावरण हितैषी हैं, उनके यहाँ 54%, 31% का 54% उनके यहाँ, जिसमें कौन कौन आएगा अभी बताएं? रूस, अमेरिका तो अभी करेगा अमेरिका। ठीक है, ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील। यहाँ एशिया में चाइना आएगा। ठीक है, ये सब आएगा। देखिए ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका, चीन, ये सब 54% का हिस्सेदार हैं। सब क्या है? 54% का हिस्सेदार है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। FAO के बारे में दिया, हम लोग वर्ल्ड फूड डे बनाते हैं FAO के नाम से। कब? 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे बनाते हैं। ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 को गठित किया गया था FAO को। इटली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आप देखें ये जरूरी है आपका सकल पर्यावरण उत्पाद, बस ये याद रखना है। कौन? उत्तराखंड। कौन किया है इसको? उत्तराखंड इसको किया है। भारत का पहला राज्य जो पर्यावरण का खुद का सूचकांक निकाल रहा है। ठीक है, इसमें ये क्या कर रहे हैं? इसमें ये 4 स्तंभ को लेके चल रहे हैं, वायु, मिट्टी, पानी और पेड़। ठीक है, ये लेके चल रहे हैं। बाघ अभ्यारण्य देख लें, बाघ छत्तीसगढ़ में, अभी छत्तीसगढ़ का क्या चौथा, छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभ्यारण्य कौन था? गुरु घासीदास को बनाया गया। छत्तीसगढ़ का चौथा किसको बनाया गया? गुरु घासीदास को बनाया गया। ठीक है, और जो गुरु घासीदास बना ये भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना था। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है आपका? इसमें बता रहा है कि टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया गुरु घासीदास, तिमोर पिंगला वहाँ का पहाड़ी का नाम है। अब छत्तीसगढ़ में क्या है? चौथा टाइगर रिजर्व किया गया। 3 कौन है? इंद्रावती, उदंती सीता नदी और अचान कमार। तीसरा जो गुरु घासीदास है ये क्षेत्रफल के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, पहला में कौन है? पहला में आपका नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश वाला नागार्जुन श्रीशैलम। दूसरा आपका मानस, असम वाला कौन है? मानस, दूसरे नंबर पे मानस। और तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ वाला कौन? गुरु घासीदास हो गया, गुरु घासीदास। ठीक है, गुरु घासीदास हो गया। और सबसे जो कम क्षेत्रफल वाला हम लोग जानते हैं अंडमान निकोबार में साउथ बटन है। अंडमान निकोबार में कौन सा? साउथ बटन जो बाघ अभ्यारण्य है वो सबसे छोटा है। भारत में कुल कितने हैं? 54 है। ठीक है, इसको जोड़ के कितना होगा? 54 होगा। तो आपको याद रखना है ये चीज़, बाकी वही लिखा होगा। छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व है इंद्रावती, उदंती सीता नदी, अचान कमार। ठीक है, और ये नागार्जुन श्रीशैलम देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। इसके बाद असम का मानस है। टाइगर रिजर्व कब घोषित कैसे किया जाता है? जो धारीदार बड़ी बिल्लियाँ अपने प्रकृति व संरक्षण, ये क्या इन सीटू का एग्जाम्पल है दोस्तों? बताइए कमेंट में। इन सीटू का है बाघ अभ्यारण्य, इन सीटू कंजर्वेशन। बाघ अभ्यारण्य एक राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकते हैं।
इसको अब हो गया, ठीक है, 54 है और 1972 के तहत ये अधिनियमित है और 1981 में गुरु घासीदास को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। देखो यहाँ पे दिया होगा तिमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र सबसे प्रमुख विशेषता तिमोर हिल और पिंगला नल्ला से लिया गया, ठीक है। अब ये आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, मिथाइलो क्यूकिमिस ओराइजी, ये क्या है, ये एक देखते हैं पहचान। वेतान टेकड़ी के पत्थर खदान में एक प्रमुख तत्व, तो वेतान टेकड़ी के पत्थर खदान है कहीं पे होगा ये, तो प्रमुख तत्व के रूप में इसको देखा गया। ये क्या करता है, चावल के खेतों आर्द्र भूमि से प्राप्त स्वदेशी प्राकृतिक मीथेन समन कारकों की भारत की पहली कल्चर है। ये मीथेन का ऑक्सीकरण करके मीथेन उत्सर्जन को कम करता है, ठीक है। ये जो है ना तत्व मीथेन का ऑक्सीकरण करता है, ठीक है, और मीथेन का क्या करता है, उत्सर्जन कम करता है। आपको बस ऐसा ही इसको याद कर लेना है और कुछ नहीं करना है। आगे मिथेनोट्रॉफ क्या होता है, जो मीथेन का उत्सर्जन करे। जो मिथेनोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं जो कार्बन और ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में मीथेन का उपयोग करते हैं, ठीक है, मिथेनोट्रॉफ कहलाते हैं। रामसर साइट पता ही है, 3 गो रामसर साइट अभी घोषित किया गया है। 2 गो तमिलनाडु में है और 1 गो तुम्हारा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तवा जलाशय हो गया मध्य प्रदेश वाला, और इसमें हो गया नंजरायन, देखो नंजरायन हो गया, और 1 हो गया तुम्हारा कौन सा, काजू वैली, ठीक है, नंजरायन और काजू वैली 3 गो हुआ है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने घोषणा की भारत में अंदरूनी रामसर स्थल नामित किया गया। 3 स्थल नंजरायन, काजू वैली और तवा, ठीक है, तवा जलाशय। 2 गो पक्षी अभ्यारण्य है, 1 गो जलाशय है। आर्द्र भूमि घोषित किया गया। रामसर साइट के बारे में आप जानते ही होंगे, 1971 में आपका इसको अधिनियमित किया गया था, जो ईरान का एक जगह है रामसर, ठीक है। रामसर 6 फीट या ऐसा ही कुछ उसके ऊपर के जो भी भूमि आर्द्र भूमि होते हैं उसको हम रामसर के अंदर घोषित करते हैं। भारत में रामसर साइट 85 हो गया है इस 3 के बाद, ठीक है। अब बिहार में भी नागिनट्टी को देखा जा सकता है। बिहार में कौन सा, नागिनट्टी, ठीक है, इसको भी घोषित किया गया अभी। 82वां 83वां शायद था नागिनट्टी, 81 82वां था, जमुई में है। अब आगे देखते हैं रामसर के बारे में दिया, देखिए 1971 में ईरान में, ठीक है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, कुछ नहीं है, इसको AI के तहत अब कीटों का क्या किया जाएगा, निगरानी किया जाएगा बस। कि इसको याद रखना है किसके अंदर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो भी कौन है, जो भी आपका शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान को अभी बनाया गया केंद्रीय मंत्री। पहले ये MP के CM था, उनको सेंट्रल में खींच लिया गया। AI और मशीन लर्निंग का लाभ उठाएगी, तो मशीन लर्निंग सब घटक है AI का। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं और किसानों को निर्भरता को कम करना, कीट नियंत्रण विज्ञान बढ़ाना है, ठीक है। याद रखिए क्या है, AI से कीट निगरानी किया जाएगा और बस यही किसान कल्याण मंत्रालय के तहत पोर्टल वगैरह पर इसमें दिया जाएगा, किसानों के लिए पहुँच सुनिश्चित किया जाएगा। अब आगे देखते हैं डिसबायोसिस, ये कौन सी वाला है। डिसबायोसिस सूक्ष्मजीव समुदाय में असंतुलन मानव जननांग पथ के स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, जिसका प्रजनन स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। डिसबायोसिस माइक्रोबायोटा सूक्ष्म जीव है हमारे शरीर का, जिसमें विकृति होने से हमारा जो भी सामान्य दिनचर्या है उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसमें देखते हैं ये क्या बता रहा है। माइक्रोबायोटा में व्यवधान पैदा करता है कौन, डिसबायोसिस, जो सूक्ष्म जीवों का समुदाय है जो शरीर के वातावरण जैसे आंत, त्वचा, मुंह में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं डिसबायोसिस से तात्पर्य सूक्ष्म जीवों में विविधता और संतुलन की अनुपस्थिति है। अच्छा, डिसबायोसिस होता है क्या होता है, सूक्ष्म जीव में विविधता और संतुलन हो आता है, और जो असंतुलन होने पर शरीर में उनके कार्य को बदल सकता है, ठीक है। अब माइक्रोबायोम में विविधता और संतुलन की कमी के कारण सूक्ष्म जीव की एक ही प्रजाति हावी हो सकती है। आपको याद रखना है कि डिसबायोसिस क्या है, शरीर में विकृति को पैदा करता है। आगे देखते हैं। अब SM log1 जीन, ये क्या है भाई, ये एक जीन है। आप बैंगन खाते होंगे, बैंगन में क्या होता है, कांटे होते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक कह रहा है ना कि कांटावा का कारण ये वाला जीन है, यही बता रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। कांटे का कारण कौन सा जीन है, SM log1 जीन है। वैज्ञानिकों ने बिहार के लिए जिम्मेदार जीन की खोज की है, स्रोत का जटिल बनाया है, ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका कीटों के कारण जो कांटा है उसके कारण क्या होता है, खेती होगा, जो स्वाभाविक सी बात है, खेती क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, कांटा कर जाएगा, लोगों को दक्षता कम हो जाएगी खेती में, ठीक है। कांटेदार पौधे होंगे तो इसके लिए क्या होगा, हमारा जो उत्पादन है उत्पादन कम हो जाएगा।
तो इसको सही करने के लिए वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे थे और बताएं कि जो SM log1 जीन है इसमें तुम बायोटेक का उपयोग करके इसको संशोधित कर दो, इससे क्या होगा, कांटा नहीं निकलेगा और इसकी खेती बढ़िया से हो जाएगी। ठीक है, यही बताया गया, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, तो पढ़ लेते हैं क्या दिक्कत। कृषि परिणाम में सुधार के लिए इन मुद्दों पर ध्यान दिया महत्वपूर्ण, इसलिए शोधकर्ता कांटेदार पौधों का निर्माण के आनुवंशिक आधार को समझने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जीन बदल देंगे उनका ताकि कांटेदार पौधों से मुक्त बैंगन की किस्मों का विकास किया जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं अगरवुड। अगरवुड क्या है? अगरवुड एक मान लीजिए कि राल युक्त क्या है, लकड़ी है। अभी क्या किया है ना, जो आपका सिटीज़ है ना, सिटीज़ वो कह रहा है कि इसको हम निर्यात कोटा के अंदर अधिसूचित करेंगे। इंडिया बोला था 1994 में बोला था, COP9 के समय। ठीक है, इसको सूचीबद्ध भी किया गया था 1995 में, लेकिन अभी क्या कर रहा है कि निर्यात कोटा भी दे रहा है, इसको निर्यात कोटा दे रहा है। देखिए, सिटीज़ ने भारत में अत्यधिक मूल्यवान और सुगंधित राल युक्त लकड़ी और अगरवुड के तेल को एक निर्यात कोटा घोषित किया है। इसका वैज्ञानिक नाम याद कर लीजिएगा, एक्वालेरिया मेलाकेंसिस। ठीक है, एक्वालेरिया मेलाकेंसिस, अगरवुड मेलाकेंसिस याद कीजिएगा। ठीक है, 1994 में COP9 भारत में प्रसारण 1995 पहली बार एक्वालेरिया मेलाकेंसिस सिटीज़ के परिषद संबोधित किया गया था। अगरवुड जिसे आमतौर पर औंध या गहरू के नाम से जाना जाता है, एक सुगंधित राल युक्त लकड़ी है जिसमें काफ़ी वाणिज्यिक मूल्य है। अगरवुड का उपयोग और व्यापार हजारों के इत्र बनाने किया था। ठीक है, हम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अगले क्लास में करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको मेरे चैनल पे बने रहना होगा ताकि कंटेंट बढ़िया मिल सके। मैं धीरे धीरे और भी GS के सब्जेक्ट्स का भी लाऊंगा। ठीक है, अभी मैं करंट अफेयर्स को ही चला रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे बने रहे, धन्यवाद।